गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में। स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं यूरोपीय के आगमन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई, कैसे अन्य कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को उसने चोट किया, उसके बाद कैसे अपनी व्यापारिक कंपनी को पूर्णतः स्थापित किया। इस लेक्चर के क्रम में हम इतना कंप्लीट कर चुके हैं, बस कंपनियों के आगमन को अभी कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो परवर्ती मुगल बादशाहों का होगा। परवर्ती मुगल बादशाह, परवर्ती मुगल बादशाह को हम पढ़ेंगे। तो परवर्ती मुगल बादशाह में वो मुगल शासक आएंगे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद एस्टेब्लिश करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ने से पहले आखिर हम लोग कंपनी आती है, परवर्ती मुगल शासकों को क्यों पढ़ना है, आखिर कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो पुर्तगालियों को वो समाप्त की, फ्रांसीसियों को की, डचों को की, फिर भारत में उनको मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। आपको आगे हम पलासी की लड़ाई के बारे में पढ़ाएंगे, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम पहले इस चीज को देखते हैं परवर्ती मुगल बादशाहों के पहले कि आखिर किन किन से प्रतिस्पर्धा हुई, और प्रतिस्पर्धा हुई तो उस प्रतिस्पर्धा का कारण क्या था। जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जब आप 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें जो चैप्टर है, सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, उसमें लिखता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से साम्राज्य तक का विस्तार कैसे होता है। तो ये चैप्टर का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पे अपना एकाधिकार स्थापित करती है, कैसे कमजोर मुगल शासकों के कारण भारत में अलग अलग स्वतंत्र राज्य इमर्ज होते हैं, कैसे ये राज्य जो इमर्ज होते हैं अपना शासन स्थापित करते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक साइड मुगलों का चैलेंज रहता है तो दूसरे साइड स्वतंत्र राज्यों का चैलेंज रहता है। तो इन सब चीजों को हम पहले समझेंगे, उसके बाद प्रवर्ती मुगल बादशाहों को हम पढ़ेंगे। इस क्रम में मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे अभी मैं ये बताऊंगी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कितने मुगल बादशाह हुए, उसके बाद मुगल बादशाहों के बाद कितनी स्वतंत्र राष्ट्र हुए, स्वतंत्र राज्य हुए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पलासी की युद्ध को जीतने के बाद कैसे अपने आप को व्यापार से भारत की राजनीति में इंटर करवाती है, और इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक तो परवर्ती मुगल बादशाह होते हैं जो भारत में पहले से औरंगजेब के पश्चात शासन कर रहे होते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती है, आ गई रहती है भारत में। आपको बता चुकी हूं मैं कि पुर्तगाली 1498 में भारत आते हैं। पुर्तगाली के बाद डच भी आते हैं, डच के बाद आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद फ्रांसीसी। स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं हेडलाइन इसलिए बनाई हूँ कि उनके पास चैलेंज ये भी रहती है, इनका भी रहता है और इनका भी रहता है। इनको समाप्त करने के बाद इनके पास दूसरा चैलेंज आता है। अब देखेंगे आप लोग कि पुर्तगाली जो रहते हैं, तो पुर्तगालियों को परास्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करती है। ये पहले के लेक्चर में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। पुर्तगाली राजकुमारी से शादी होता है, राज प्रिंस का। वैवाहिक संबंध जिसमें इनको मुंबई मिल जाता है दहेज में। उसके बाद ये दो मुख्य व्यवस्थाएं होती हैं। उसके बाद हम डचों को देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित करती है। फ्रांसीसियों को ये वांडीवास के युद्ध में पराजित कर देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेदरा का युद्ध है, फिर वांडीवास का युद्ध है। आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि बेदरा का जो युद्ध होता है वो 1759 में होता है,
और मे भी 1760 में एक बार आप सन देख सकते हैं, लेकिन हम श्योर है 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। इसमें फ्रांसीसी परास्त होते हैं, डच परास्त होते हैं, पुर्तगाली नेवी के स्ट्रांग होने के बाद और मुगल शासकों से जब व्यापारिक अधिकार पत्र मिल जाता है तो पुर्तगाली गोवा तक सीमित हो जाते हैं। बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए, फ्रांसीसी पराजित होते हैं और पुदुचेरी तक इनका अस्तित्व सीमित हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पड़ोसियों की तो समस्या समाप्त होती नजर आई, मतलब उन्होंने अपनी पड़ोसियों से उत्पन्न होने वाली समस्या को ये पूर्णतः समाप्त कर देती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए इनसे चैलेंज लेना है, तो ये इनको भी आगे देखिएगा 1757 में पलासी की युद्ध होगी और 1857 में आप देखिएगा कि का जो युद्ध होगा हमारे बिहार में 1857 का विद्रोह। तो पलासी की लड़ाई से 1857 के विद्रोह तक ये पूर्णतः सभी मुगलों को समाप्त कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। लेकिन हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इनकी चैलेंज तो समाप्त हो गई रहती है, लेकिन इनकी चैलेंज अभी बची रहती है। और क्योंकि परवर्ती मुगल शासक कमजोर रहते हैं तो इनके कमजोरी के कारण इनके ही जो सिपाह सलार रहते हैं और इनके जो सूबेदार रहते हैं, इनके जो मनसबदार रहते हैं, इनसे स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर अलग अलग राज्यों की स्थापना करते हैं। स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन करिए, मैं तुरंत अलग अलग राज्यों के बारे में बताती हूँ जिनकी स्टेबिलिटी मुगल शासक किए रहते हैं। अब आपके स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में आप देखिएगा, स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में बंगाल है, मैसूर है, आगे पढ़ने को मिलेगा कि मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हो जाता है। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर स्वतंत्र हो जाता है। मराठा स्वतंत्र हो जाते हैं पेशवाओं के नेतृत्व में, मराठा आपके पेशवाओं के नेतृत्व में स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद है हैदराबाद और अवध। हैदराबाद निजामुल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र होता है और अवध स्वतंत्र हो जाता है सआदत खां के नेतृत्व में। तो ये वही स्टेट रहते हैं, ये वही स्वतंत्र राज्य रहते हैं जो कभी मुगलों के अधीन काम किया करते थे और जब ये देखते हैं कि मुगल कमजोर होते हैं तो ये स्वयं की स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। तो ये अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इनसे तो चैलेंज है ही, इनसे भी है, क्योंकि इनसे भी इनको क्या करना है, तो इनसे भी युद्ध करना है, इनके स्टेट में व्यापार करने के लिए इनसे इजाजत लेनी है और बाकी बहुत विभिन्न चीजें होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और क्योंकि ये स्वतंत्र राज्य तो रहते हैं लेकिन सेंट्रल में इनका रूल रहता है, तो ये ऐसा नहीं है कि इनका पूर्णतः विरोध। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिए एक त्रिकोणीय संघर्ष उत्पन्न होने वाला रहता है भारत के अंदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष। पहला उनका जो संघर्ष था, जो उनका अपना संघर्ष था, जिसमें उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया, डचों को पराजित किया, फ्रांसीसियों को पराजित किया। पराजित करने के बाद ये उनसे फ्री हुए तो उसके बाद इनके समक्ष परवर्ती मुगल बादशाह होंगे और उसके बाद स्वतंत्र स्टेट होगा जिसमें बंगाल होगा, मैसूर होगा, मराठा होगा, हैदराबाद होगा और अवध होगा। और इन सभी स्टेट से भी इनको समस्या झेलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं फिर पुनः कंटिन्यू करती हूँ।